हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कुछ और क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आज। कल के लेक्चर में अपन ने थ्योरी देखा है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन को पढ़िए। इफ एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन एंड इमेजनरी पार्ट इज गिवन 3x² y माइनस वाई क्यूब, देन एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड इज। उसने डायरेक्ट ही एफ ऑफ जेड पूछा है। आपको एक मेथड ऐसी भी है कि एफ ऑफ जेड में क्या होता है, u प्लस आई वी आपको दिया है तो u निकालना पड़ेगा, जो अपन ने u निकाले थे। फिर u और v की वैल्यू यहाँ रख देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, और उस एक्स वाई को इन टर्म्स ऑफ z में कन्वर्ट करेंगे। और ये प्रोसीजर डिफ़िकल्ट है करके मैंने आपको एक मिलनेस थॉमसन मेथड बताया है। वो मिलनेस थॉमसन मेथड ऐसी है, विदाउट फाइंडिंग कॉन्जुगेट फंक्शन u, अगर v दिया है तो बगैर u निकाले हम f ऑफ z इन टर्म्स ऑफ z फाइंड कर सकते। तो वो मेथड आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो मैंने आपको कल मिलनेस थॉमसन मेथड बताया है कि पहले उसका फार्मूला क्या है। डेरिवेटिव से हम स्टार्ट करेंगे। डेरिवेटिव तो यहाँ पर देखो, पहले हम एफ डैश जेड लिखेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। आप विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ v जो है वो हमारे को दिया हुआ है, u दिया हुआ नहीं है। तो फिर u है ही नहीं तो उसकी पार्शियल डेरिवेटिव हम निकाल नहीं सकते। तो कॉची रीमान से इस डेल यू बाय डेल एक्स को v में कन्वर्ट करो। अभी ये अननोन है, आपके पास में v है, इसका मतलब आप डेल वी बाय डेल एक्स निकाल सकते हो। अभी हम निकालेंगे यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। मगर डेल u बाय डेल एक्स निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ u है ही नहीं और ना हमको u फाइंड करना है। डायरेक्ट अपने को एफ ऑफ जेड निकालना है इन टर्म्स ऑफ जेड। तो डेल यू बाय डेल एक्स अकॉर्डिंग टू कॉची रीमान इक्वेशन ये क्या होता है, डेल v बाई डेल y होता है, याद रखो। और ये प्लस आई डेल v बाई डेल एक्स एज इट इज, ठीक है। अब चलो डेल v बाई डेल y यहाँ से निकालो, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, कीपिंग x कांस्टेंट। तो x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट नहीं करना, y को डिफ्रेंशिएट करना। तो y की डेरिवेटिव क्या हो गई, 1 बचा 3x स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पर y है तो y क्यूब की डेरिवेटिव 3y स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका डेल v बाई डेल y हो गया प्लस i। अब निकालेंगे डेल v बाई डेल एक्स कीपिंग y कांस्टेंट। जब विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y को ट्रीट करना कांस्टेंट, तो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करने का। किसको करने का, x स्क्वायर को। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर का 6 2x और ये 3 6xy। यहाँ लिखेंगे 6xy और कीपिंग आपका y कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, इसका मतलब y कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो ये हो गया इतना, ठीक। मिलनेस थॉमसन क्या बोलता है, पुट x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफ डैश जेड कितना हो गया, x इक्वल टू जेड रखो तो 3z स्क्वायर और y क्या है 0, तो ये भी 0 और यहाँ y है 0, वो भी 0। बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से आपके पास आ गया एफ डैश जेड 3z स्क्वायर। मगर वो क्या बोलता है, एफ ऑफ जेड चाहिए और ये डैश मतलब डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को कैंसिल करना है तो उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो एफ डैश जेड की, एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एफ ऑफ जेड और 3 और जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट c। तो ये 3 3 कैंसल, ये हो जाएगा जेड क्यूब प्लस c एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज करेक्ट। यहाँ पर के ले लिया, हम भी यहाँ के ले सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे और इसी तरीके से आप एफ ऑफ जेड निकालेंगे हर प्रॉब्लम में। तो जैसा यहाँ u भी दिया रहेगा तो भी आपको यही प्रोसीजर अप्लाई करना है। दूसरा देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ओवर c, या ऐसा कुछ है, वेयर c इज मॉड z इक्वल टू 3, मॉड z इक्वल टू 3। मैंने कहा था आपको मॉड के अंदर में अगर सिंगल z है तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और बाहर जो 3 है वो उसकी रेडियस है। मैं और भी दूसरी टेक्निक बताऊंगा कि सर्कल ड्रॉ करने की अपने को आवश्यकता
नहीं है। तो हम फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इंटीग्रल का आंसर निकालना है तो यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, पोल चाहिए। ये पूरा एफ ऑफ जेड है, इसका पोल निकालना है तो इसका डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो इसको हम इक्वल टू 0 लेंगे। ओके, इक्वल टू 0 लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पोल आर गिवन बाय, पोल आर गिवन बाय। मैं ये प्रॉब्लम आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके देने वाला हूँ। ओके, दोनों मेथड से। तो पोल्स आर गिवन बाय, हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल टू 0 लेंगे, इक्वल टू 0। तो ये हो गया z इक्वल टू 2, 2 बार लिखेंगे ऐसा, z इक्वल टू 2, 2 मतलब यहाँ पर जो z इक्वल टू 2 है इसका ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर जो कि n इंडिकेट करते हैं एंड दैट इज 2। ठीक है, तो यहाँ कॉची इंटीग्रल फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉची रेसिड्यूस थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ कॉची इंटीग्रल थ्योरम यूज करने जाएंगे, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो देखते हैं तब क्या है, आपको जो भी मेथड अच्छी लगेंगी वो यहाँ आप अप्लाई करने का। तो मैं दोनों मेथड से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ देखना है कि z इक्वल टू 2 ये जो पोल है ये इस सर्कल के अंदर में है क्या। तो मॉड z इक्वल टू 3 जो होता है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है ऑफ सेंटर 0 एंड रेडियस 3 एंड रेडियस 3। ठीक है, इसका मतलब z इक्वल टू 2 कहाँ पर आ गया, ये यहाँ आ गया अंदर में, एरिया के अंदर आ गया z इक्वल टू 2। तो z इक्वल टू 2 जो है ये जो 2 है ये इस सर्कल के अंदर में आ गया। तो हमारे पास में कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा या रेसिड्यूस थ्योरम। रेसिड्यूस थ्योरम तो सबके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ लिखूंगा पोल z इक्वल टू 2 लाइज इनसाइड सी, लाइज इनसाइड सी मतलब आपके सर्कल के अंदर में है। तो अब देखेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या बोलता है, वो देखना है आपको। फैक्टर नीचे में जो फैक्टर है z माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था इंटीग्रल ओवर सी, मैं यहाँ फार्मूला लिख करके देता हूँ। जो मैंने तीन फार्मूला लिख के दिए, फ्रेम किए थे उसको अपन ने, वो था एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या जो होता है 2 पाई आई एफ डैश ए, मतलब 2 पाई आई एफ डैश मतलब एफ डैश जेड एट जेड इक्वल टू ए। और ए यहाँ पोल है जो कि यहाँ पर 2 है, ए यानी पोल है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है ए जो कि यहाँ पर पोल 2 है, तो ए के बदले हम 2 रखेंगे यहाँ पर। तो ये ऐसा आपने को फार्मूला याद रखना है कि जेड यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर एक डैश आ जाएगा एफ डैश। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ एफ डबल डैश अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, वहाँ पर क्या था 1 फैक्टोरियल लिखा था तो वो अपॉन 1 फैक्टोरियल ऐसा था वहाँ पर। ठीक है, अब 1 फैक्टोरियल 1 होता करके मैंने नहीं लिखा। तो ये है आपका फार्मूला जो मैंने आपको लिख करके दिया है। तो यहाँ से हम 2 पाई आई और एफ ऑफ जेड की यहाँ पर क्या है डेरिवेटिव। और याद रहे एफ ऑफ जेड क्या रहेगा, ये न्यूमरेटर पार्ट, एफ ऑफ जेड क्या रहेगा न्यूमरेटर पार्ट, जो कि आपका क्या है जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 5। इसको कंपेयर करो इसके साथ कंपेयर करो। ये जो नीचे जेड माइनस ए का होल स्क्वायर है इसका रोल क्या है, ये फार्मूले पर रोल है उसका 2 पाई आई अपॉन 1 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब यहाँ पर एफ ऑफ जेड जो है उसको हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब डी बाई डी जेड। और आपका एफ ऑफ जेड क्या है, आपका एफ ऑफ जेड है जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 5 और बाद में रखेंगे जेड इक्वल टू, बाद में लिखेंगे जेड इक्वल टू ए। तो देखो ये फार्मूला हो गया ये आपका 2 पाई आई डैश मतलब डेरिवेटिव डी बाई डी जेड और एफ ऑफ जेड क्या है आपका ये इधर में। ठीक है, जो मैंने उतारा हूँ जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 5 ये आ गया यहाँ पर। अब इसको पहले डिफ्रेंशिएट करना है, फिर ये हो जाएगा 2 पाई आई, इसकी डेरिवेटिव हो जाएंगी 2z प्लस 3 और कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0 और बाद में लिखना है z इक्वल टू 2। तो इस सॉल्व करेंगे 2 पाई आई, ये कितना हो गया z इक्वल टू 2 करेंगे तो 4 प्लस 3, ओके 4 प्लस 3, z के बदले क्या लिखेंगे 2 एंड दैट इज 7 एंड दैट इज 14 पाई आई। तो 14 पाई आई जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब हम देखते हैं कि रेसिड्यूस थ्योरम से कैसा निकालेंगे। ठीक है, अब दूसरी मेथड, तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा
कॉची इंटीग्रल फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। अब देखेंगे रेसिड्यूज थ्योरम। अब हम देखेंगे कॉची रेसिड्यूज थ्योरम, कॉची रेसिड्यूज थ्योरम। तो रेसिड्यूज निकालने के लिए भी पूछते हैं, तो ये रेसिड्यूज मेथड से आपके दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे कि इस फंक्शन एफ ऑफ जेड के रेसिड्यूज क्या है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इस थ्योरम के थ्रू रेसिड्यूज भी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका जो पोल है वो क्या है, z इक्वल टू 2, मगर इसका ऑर्डर क्या है 2, तो ऑर्डर को हम n से इंडिकेट किया है, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो z इक्वल टू 2 है ये सर्कल के अंदर में है क्या, मॉड z इक्वल टू 3, मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 3, मतलब ये z इक्वल टू 2 अंदर में आ गया इसके हिसाब से। तो हमको इसके ऊपर रेसिड्यूज निकालना, याद रहिए रेसिड्यूज हमेशा उस पोल पे निकालेंगे जो एरिया के अंदर आता है, सर्कल के अंदर आता है। ये एरिया हमेशा क्या रहेगा, क्लोज्ड कर्व, चाहे वो फिर सर्कल भी रह सकता है, ट्रायंगल रह सकता है, रेक्टेंगल रह सकता है। तो रेक्टेंगल के लिए उसको वो क्या करेगा, वर्टाइसेस दे देगा। रेक्टेंगल के लिए 4 वर्टाइसेस देगा, आपको रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। ठीक है, 3 वर्टाइसेस दिया तो वो ट्रायंगल फॉर्म होगा, वो लिखेगा वेयर सी इज ए ट्रायंगल विथ 3 वर्टाइसेस। तो आपको ट्रायंगल उतारना है और फिर देखना उस एरिया के अंदर में पोल है क्या, या वो आपको वेयर सी इज रेक्टेंगल बोलेगा और रेक्टेंगल बोला तो वो 4 वर्टाइसेस देगा, उसको आपको डायग्राम उतारना है और देखना है ये पोल अंदर में आ रहा है क्या। ठीक है, ये सब कुछ आपको अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम है। तो z इक्वल टू 2 ऑब्वियसली इसके अंदर में आ रहा है, तो इसके ऊपर निकालेंगे रेसिड्यूज। तो रेसिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड एट z इक्वल टू a, मैं पहले फार्मूला लिखता हूँ। और ये पोल कैसा है, सिंपल पोल नहीं है क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है। तो जब ऑर्डर 2 होता है तो मैंने फार्मूला क्या लिखा था, लिमिट z टेंड्स टू a 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल dn माइनस 1 बाई dzn माइनस 1 इंटू जेड माइनस ए टू दी पावर n एंड एफ ऑफ जेड। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ n कितना है, n2 है। n हमेशा क्या रहता है, ऑर्डर रहता है, रेसिड्यूज का ऑर्डर। z इक्वल टू क्या लिखे हमने, 2 लिखे कि नहीं, 2 मतलब इसका ऑर्डर 2 हो गया। तो z इक्वल टू a जो कि 2 है, जिसका ऑर्डर n2 है, तो यहाँ n के बदले में हम 2 रख देंगे। एंड देयरफॉर रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू 2। ठीक है, तो a के बदले 2 लिखते जाएंगे, तो लिमिट z टेंड्स टू 2 1 अपॉन 2 माइनस 1 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब एक बार डेरिवेटिव, फिर z माइनस a क्या है 2, n क्या है 2, और f ऑफ z क्या है, आपका f ऑफ z है यहाँ पर z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 5 अपॉन z माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपका f ऑफ z है। ठीक है, तो याद रहे जब भी रेसिड्यूज निकालेंगे तो ये ऐसे फैक्टर कैंसिल होना चाहिए। अगर ये फैक्टर कैंसिल हो गए तो आपने जो फार्मूला लिखा है वो सही लिखा है, नहीं तो गलत। हर बार कोई ना कोई फैक्टर कैंसिल होगा, और वही फैक्टर कैंसिल होगा जिस फैक्टर में पोल है, 2 की टर्म है, वो हर बार कैंसिल होगा। वो फैक्टर कैंसिल होगा जहाँ पर पोल 2 इंक्लूड है, जैसे कि यहाँ पर 2 पोल इंक्लूड है, यहाँ पर प्लस 2 है तो यहाँ माइनस आ जाता है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू 2। तो सबसे पहले अंदर से सॉल्व करते हुए आएंगे, 1 बाई 2 माइनस 1 1 1 फैक्टोरियल 1 d बाई डी जेड, आपका बचा क्या है z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 5। ठीक है, तो देखो यहाँ वहाँ पर भी डेरिवेटिव करने की नौबत आई थी कॉची इंटीग्रल फार्मूले में, यहाँ पर भी आएंगी, तो ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज लिमिट z टेंड्स टू 2। अब यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये 2z प्लस 3 हो गया, और z टेंड्स टू 2 मतलब इसकी लिमिट रखो, z के बदले में 2 रखो, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। और बाद में लिखने का देयरफॉर बाय कॉची रेसिड्यूज थ्योरम, कॉची रेसिड्यूज थ्योरम फार्मूला क्या था, इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z dz इक्वल टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, सम ऑफ रेसिड्यूज। तो रेसिड्यूज तो यहाँ पर एक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आई, और रेसिड्यूज कितना है आपका 7, एंड दैट इज 14 पाई आई। तो ये भी फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ रेसिड्यूज निकालना है, और देखना रेसिड्यूज निकालने के पहले कि वो पोल एरिया के अंदर में आ रहा है क्या, तो ही उसका रेसिड्यूज निकालेंगे, और देखेंगे उसका नेचर कैसा है, कैसा टाइप है इसका। z इक्वल टू 2 मतलब ये एक पोल है जो इसका ऑर्डर n इक्वल टू 2 है। तो ये फार्मूले में रखने का बहुत सिंपल है, ये कैंसिल होने के बाद में यहाँ बचता क्या है, सिर्फ यही तो टर्म बच रही है, और जिसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है।
हाँ, आगे में ऐसा भी प्रॉब्लम है कि कैंसिल होने के बाद में ऊपर और नीचे टर्म बच जाती है और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा डेरिवेटिव का। हो सकता है वो क्वेश्चन भी यहाँ पर है, ठीक है। तो जैसी टर्म है जो जो तुमको करना है वो आपको करना चाहिए। डेरिवेटिव है, फंक्शन कैसा भी हो, यहाँ पर जो भी टर्म बची है उसकी तुमको डेरिवेटिव आना चाहिए बस। हो सकता है कि यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में बचेगा तो प्रोडक्ट रूल, कटने के बाद कैंसिल होने के, कैंसिल तो होना ही है, मैंने आपको बताया एक फैक्टर कैंसिल होना चाहिए। उसके बाद में अगर क्वोशंट के फॉर्म में बचा है तो क्वोशंट रूल, नहीं बचा है तो सिंपल डेरिवेटिव। ओके, तो इस टाइप से ये दोनों मेथड से सॉल्व हो गया है। तो ये मेथड देखो एकदम शॉर्ट है, मगर फार्मूला याद होना ये वाला। ये फार्मूला किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये फैक्टर के ऊपर, पावर देखो कितना है, तो ये ठीक है ना। तो वो आप अच्छे से देगा। नहीं अगर तुमको याद रखना है तो ये रेसिड्यूज के दो फार्मूले याद रखो, एक सिंपल पोल n = 1 के लिए और दूसरा ऑर्डर 2 के लिए। तो ये भी इस टाइप से भी सॉल्व हो जाता है। तो इसको आप उतार लेंगे। ओके, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन चलो देखेंगे। यहाँ पर क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ओवर सी दिस मॉड z - 2 = 1/2। अब ये देखेंगे, इसका सर्कल ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ में आप अच्छे से ध्यान देने का, नहीं तो हर बार डायग्राम उतारूंगे। अब मालूम है क्या है, ये यहाँ जो भी रहेगा ना मॉड के अंदर लिखा हुआ वो हमेशा सर्कल ही होता है। तो अगर ये मॉड z - 2 = 1/2, इसका मतलब ये है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है विथ द सेंटर 2, 0। 2 कैसा है, रियल पार्ट है, आई लगा हुआ नहीं है। अब देखना आगे में यहाँ पर मैंने आई भी रखा हूँ, तब देखेंगे क्या उसका सेंटर होता है। तो मॉड z - 2 जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर 2, 0 है और रेडियस हाफ है। तो ऐसे सर्कल को तुम ड्रॉ कर ही सकते हो। तो मैं पहले सर्कल ड्रॉ करके बताऊंगा, फिर बाद में विदाउट सर्कल से भी तुम काम कर सकते हो। तो चलो पहला काम क्या है, पोल निकालना f(z). ये जो कुछ भी फंक्शन है f(z), पोल निकालते समय ना ये ट्रीट होता है f(z), याद रखो। और उसका पोल निकालना है तो उसका डिनोमिनेटर 0 करेंगे। तो यहाँ पर भी हम फिर से देख लेंगे, 2 मेथड से देख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पोल आर गिवन बाय हमेशा इक्वेट करेंगे डिनोमिनेटर टू 0 = 0। तो z क्या मिलेगा 1 और ये 2 2 बार मिल गया। चलो पहले हम रेसिड्यूज थ्योरम ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे, अब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। पहले तो मैं डायग्राम से बताऊंगा और बाद में विदाउट डायग्राम। तो सेंटर क्या है इसका 2, 0। तो 2, 0 यहाँ पर ले लेंगे, 2, 0 यहाँ पर स्केल वगैरह कुछ मेंटेन नहीं करने का, 2। तो ये कितना हो गया आपका 4 हो गया। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अब सेंटर है इसका 2, 0 और रेडियस है 1/2, सॉरी रेडियस क्या है 1/2। तो ये 2, 0 है इसका सेंटर और रेडियस है 1/2। तो 1/2 मतलब देखो ये सेंटर है, तो अब इससे 1/2 रेडियस होना चाहिए। ये कितना है, ये 2 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे, स्केल थोड़ा कम कर देंगे, 2, 4 की नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा अगर डायग्राम देखेंगे कि इसका जो रेडियस है वो 1/2 कहीं यहाँ आ जाएगा और 1/2 कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का कुछ सर्कल यहाँ फॉर्म होने वाला है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो अब देखेंगे z = 2, तो इसके अंदर में है। अब z = जो 1 है, 1 यहाँ पर हमने हाफ लिया है, मतलब ये 1 से भी के भी अंदर है, मतलब यहाँ एक पोल ऐसा कुछ अंदर में आ रहा है, ठीक है। चलो देखेंगे हम दूसरी आइडिया थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, ठीक है। अब सर्कल ड्रा करना इतना आसान नहीं है, तो मैं देखो अब बगैर सर्कल से हम कैसे काम करेंगे। अपने पास में क्या है, याद रखेंगे, ये जो मॉडुलस जो है x + iy का मॉड, बस ये याद रखने का, ये होता है √(x² + y²). बस इतनी चीज़ें याद रखो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मॉड ऑफ x + y क्या होता है, √(x² + y²), ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, z - 2 = 1/2 है। तो देखते हैं पहले 1 रख करके यहाँ पर। तो फॉर z = 1, z = 1 रखो यहाँ पर, तो 1 - 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1, ठीक है, -1। और ये क्या होता है √। अब यहाँ x + iy की टर्म है क्या, सिर्फ x की टर्म है,
-1 और आई इमेजिनरी टर्म यहाँ है ही नहीं, मतलब ये x है और आई वाई नहीं है, तो स्क्वायरिंग के हिसाब से क्या होगा ये 1 स्क्वायर है ना, -1 स्क्वायर, ये x क्या है अपना -1 स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर क्या है 0 स्क्वायर, क्योंकि y क्या है इमेजिनरी पार्ट यहाँ है ही नहीं, मतलब ये हो गया √1 मतलब 1। तो ये जो 1 है ये क्या हो गया ग्रेटर देन हाफ हो गया, 1 क्या हो गया ग्रेटर देन हाफ हो गया, जबकि यहाँ पर क्या है हाफ आना चाहिए या हाफ के अंदर आना चाहिए, मतलब 1 तुम्हारा पोल के एरिया के बाहर है, याद रखो। ये सिंपल टेक्निक समझ आ रही है। एक बार और रिपीट करता हूँ, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इक्वल टू, ये फार्मूला याद रखना है आपके पास में, मॉड ऑफ z माइनस 2 इक्वल टू 1/2, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है फॉर z इक्वल टू 1, तो यहाँ डालेंगे 1 - 2 -1 और मॉड ऑफ -1 होता है √(-1) का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज 1, और 1 जो है वो ग्रेटर देन हाफ है, इसका मतलब 1 जो पोल है वो एरिया के बाहर आ गया, तो 1 इज नॉट लाइज इनसाइड C। दूसरा देखते हैं फॉर z इक्वल टू 2, फॉर z इक्वल टू 2 तो रखो यहाँ पर 2 - 2 एंड दैट इज 0 एंड दैट इज 0 एंड 0 क्या आपका लेस देन 1/2, मतलब 0 इसके अंदर में है, सॉरी जो पोल है 2 वो इस सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो ये देखो बगैर सर्कल ड्रा किए भी हम पढ़ सकते हैं, तो मॉड z इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पर -1 1 - 2 -1 मतलब √(1) एंड 1 ग्रेटर देन 1/2, इसकी अगर ज़्यादा आ गई तो वही बाहर हो गया, वो जो पोल है z इक्वल टू 1 ये सर्कल के बाहर हो गया। फिर देखेंगे z इक्वल टू 2 और z इक्वल टू वैसा तुमको तो दिख ही रहा है, सेंटर जब 2 0 है तो 2 तो सर्कल के अंदर में आएगा ही ना, जब उसका सेंटर ही 2 है इसका मतलब वो एरिया के अंदर में आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर ये देखो z इक्वल टू 2 रखो, 2 - 2 0 मतलब 0 एंड 0 लेस देन हाफ, 0 अगर हाफ से कम है इसका मतलब जो z इक्वल टू 2 पोल है वो इस एरिया के अंदर में, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा ओनली z इक्वल टू 2 लाइज इनसाइड C, लाइज इनसाइड मॉड z माइनस 2 इक्वल टू 1/2। तो अब हमको क्या निकालना है रेसिड्यूज निकालना है, तो रेसिड्यूज से ही निकालो, एक ही टेक्निक याद रखो, तो रेसिड्यूज ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू a, तो किस पे निकालने जा रहे हैं हम 2 पे, और 2 कैसा है ऑर्डर 2 है, इसका सिंपल पोल है, क्या ये सिंपल पोल किसको बोलते हैं जो एक ही बार रहता है 2, या अगर 2 बार रिपीट हो गया तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो हमारे लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा आपको मैंने बताया था, लिमिट z टेंड्स टू a 1/n-1 फैक्टोरियल dn-1/dzn-1 z माइनस a टू द पावर n एंड f ऑफ z, ठीक है। तो लिखो, तो अब देयरफॉर रेसिड्यूज ऑफ f z एट z इक्वल टू क्या निकालना है 2, z इक्वल टू क्या निकालना है 2, बस ये रेसिड्यूज का फार्मूला याद रखो, सबसे आसान है, ठीक है। तो लिमिट z टेंड्स टू 2 अगेन 2 - 1 है ना, n के बदले 2 रखो, n मतलब क्या है यहाँ पर 2 है, हियर n इज 2 है ना, n इज 2 ऑर्डर, तो 2 - 1 फैक्टोरियल 1 d2 - 1 मतलब d/dz, ठीक है। अंदर जाओ z माइनस a मतलब 2 टू दी पावर n 2, और f ऑफ z क्या है यहाँ पर z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 का स्क्वायर, मैंने कहा था कैंसिल होना चाहिए, यस हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे लिमिट z टेंड्स टू 2 बचा क्या आपका d/dz, और ये बचा z अपॉन z माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कोशेंट रूल लगाना है आपको, जल्दी से जल्दी कोशेंट रूल लगाना है, तो लिमिट z टेंड्स टू 2, कोशेंट रूल कैसा आता है, पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं, फिर 1 z की डेरिवेटिव लिखते हैं 1, फिर माइनस z एज इट इज, और इसकी डेरिवेटिव वो भी 1 अपॉन z माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू, अब बचा क्या देखोगे लिमिट z टेंड्स टू 2, देखो ये प्लस z और ये माइनस z क्या हो गया कैंसल, बचा क्या -1 अपॉन z माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर z इक्वल टू क्या रख दो 2, तो 2 - 1 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 मतलब -1 मतलब -1, तो यहाँ पर क्या आ गया -1 आ गया, ओके। तो एंड देयरफॉर बाय रेसिड्यूज थ्योरम, बाय कॉची रेसिड्यूज थ्योरम, इंटीग्रल ओवर c जो कुछ भी है वो आप फटाक से लिख देंगे z अपॉन z इंटू z माइनस 1 z माइनस 2 का स्क्वायर dz 2 पाई i इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एक है,
-1, तो दैट इज -2 पाई आई। तो -2 पाई आई इज द आंसर। तो याद रखिए फार्मूला मेन है यहाँ, ये कटने के बाद क्वेश्चन के फॉर्म में बचा तो क्वेश्चन टूल लगाना है और z=2 डाल देना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये पोल निकालने का जो टेक्निक है ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, इसमें डायग्राम उतारने की जरूरत नहीं है और आपका पोल करेक्ट आप बता सकते हो कि कौन सा अंदर आया और कौन सा बाहर है। डायग्राम से बताना मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है तुमने 1 अंदर ले लिया तो आपका उसका भी रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा और उस तरीके से आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द वैल्यू ऑफ द कंटूर इंटीग्रल। फिर से देखो मैंने रखा मॉड ऑफ z माइनस आई इक्वल टू 2 और कुछ ही ऐसा है आपका एफ ऑफ z इन द पॉजिटिव सेंस इज दिस। तो खैर ठीक है, तो सॉल्यूशन फिर से हम क्या निकालेंगे, पोल। तो पोल आर गिवन बाय डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल टू 0 ले लो, z² प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आपको पता रहना चाहिए z² इक्वल टू -4, तो इस समय z क्या आएगा, इमेजिनरी आता है +-2i। कीप इन माइंड। अब चेक करेंगे कि कौन सा पोल 2i। अब ये क्या है जाने दो, छोड़ो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है भाई, उसका जो सेंटर है ना वो क्या होता है 0, 1, क्योंकि ये -i है। i मतलब इमेजिनरी मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज y एक्सिस, और -x तो प्लस लिखना पड़ता है, याद रखो, और प्लस है तो -1। ठीक है, तो इतना कुछ अपने को देखना नहीं है। अगर आपको देखना है ये जो z माइनस आई है इक्वल टू इसका जो सेंटर होता है ना वो होता है 0, 1 और रेडियस ना 2 होती है। तो हमको सर्कल वगैरह ड्रा करके नहीं देखना है, जो टेक्निक मैंने आपको बताया है। अब सबसे पहले z इक्वल टू 2i देखते हैं कि ये पोल अंदर में है क्या। फार्मूला क्या आपके पास में क्या है, z माइनस आई इक्वल टू 2 है। चलो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर मॉड ऑफ z के बदले रखो 2i, तो 2i माइनस आई, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा i, और i क्या होता है अंडर रूट ऑफ, अब i बोलो तो क्या है ये आई वाई, यहाँ रियल पार्ट क्या है 0, मतलब x² क्या है 0 एंड प्लस y², y मतलब क्या है 1, मतलब 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1, और 1 क्या है लेस देन 2, मतलब 1 जो है सॉरी जो 2i है वो इसके अंदर आ गया, 2i है वो इसके अंदर आ गया। अब देखते वाला z इक्वल टू -2i अंदर आते क्या, तो रखो 2i सॉरी -2i माइनस आई एंड दैट इज -3i एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फिर से 0² प्लस 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 एंड दैट इज 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन 2, दिस इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये क्या हो जाएगा आउटसाइड में आ जाएगा। तो z इक्वल टू -2 जिसका मॉडुलस यहाँ रखने पर लेफ्ट हैंड साइड रखने पर कितना आ रहा है 3, और 3 क्या है ग्रेटर देन 2, मतलब जो z इक्वल टू -2i है वो इसके बाहर हो गया है ना, ग्रेटर देन 2 बोला ना मतलब उसके बाहर हो गया, तो सिर्फ एक पोल अंदर है वो है 2i। ठीक है, तो ये क्या करेंगे लाइज आउटसाइड, ये लिखने का लाइज आउटसाइड, और ये लाइज इनसाइड, ये लाइज इनसाइड दी सर्कल ओके। तो ये अब बस अब जो अंदर आ रहा है उसके ऊपर क्या निकाल लो, रेसिड्यूज निकाल लो। तो रेसिड्यूज ऑफ एफ ऑफ z एट z इक्वल टू 2i, और ये कैसा है सिंपल पोल है ना, ये है ना यहाँ पर 2i और एक -2i, तो ये रिपीट हो रहे क्या, नहीं ये प्लस है ये माइनस है, मतलब रिपीट नहीं हो रहे, मतलब ये सिंपल पोल हो गए। मगर कौन सा पोल अंदर में आ रहा है 2i, उसी पे क्या निकालेंगे रेसिड्यूज। तो ये सिंपल पोल के लिए मैंने फार्मूला क्या लिखा था, लिमिट z टेंस टू a z माइनस a इंटू एफ ऑफ z, यही लिखा था। ठीक है, अब a क्या है आपका 2i, तो लिमिट z टेंस टू 2i z माइनस 2i, a के बदले में 2i, और एफ ऑफ z क्या है आपका, एफ ऑफ z क्या है 1/z² प्लस 1, ये पूरा आपका एफ ऑफ z होता है। तो वो है आपका एफ ऑफ z 1/z² प्लस 4। अब मैंने कहा था कि फैक्टर कैंसिल होना चाहिए, ठीक है, तो z माइनस 2i, तो याद रखो इसके ये क्या है एक्चुअली देखा जाए तो रूट्स है ना। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये तो ये उसके क्या हो गए रूट्स हो गए, एक 2i एक -2i। जब रूट्स तो तुम्हारे पास में है तो आप उसके फैक्टर लिख सकते हो, है ना। ये सपोज अल्फा है और ये सपोज बीटा है, तो फैक्टर क्या होंगे
है ना, जेड प्लस अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा, जेड प्लस अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा। तो इस टाइप से उसके फैक्टर आ जाएंगे। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, जेड माइनस 2i जेड प्लस 2i। ठीक है, देखो ना, जेड माइनस 2i जेड प्लस 2i। अगर इसको आप इक्वल टू 0 करते मतलब आपने ऐसा किया ना, जेड स्क्वायर प्लस को इक्वल टू 0 पोल मिल गए, तो वैसा तुम इसको इक्वल टू अगर 0 करते हो तो जेड इक्वल टू क्या मिलेगा 2i और जेड इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 2i। आ रहा है कि नहीं ऐसा, मतलब रूट्स पे से हम फैक्टर भी लिख सकते हैं और फैक्टर में से रूट्स भी निकाल सकते हैं, मगर ये अपने पोल है। मैंने कहा था जेड माइनस 2i जेड माइनस 2i एक कैंसिल होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर बचा क्या, ये 1/z प्लस 2i बच गया, तो z के बदले में 2i रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2i प्लस 2i। तो ये हो जाएगा 1/4i, 1/4i बच गया। तो ये क्या हो गया आपका रेसिड्यूज हो गया 1/4 पाई। ठीक है, एंड देयरफॉर बाय कॉची रेसिड्यूज थ्योरम जैसा का वैसा उतारेंगे, मॉड z 1/z² प्लस 4dz इक्वल टू 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एक आया 1/4 पर, तो आई कैंसल एंड दैट इज π/2। तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका π/2। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन जो है ओवर क्लोज कंटूर, देखो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना पड़ता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू इवेल्यूएट द इंटीग्रल बाय कॉम्प्लेक्स मेथड। तो ये इस टाइप से आप इसको अच्छे से लिखेंगे। ओके, ये टेक्निक याद रखो, बगैर डायग्राम से कैसे पोल अंदर बाहर हम शो कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप उतार लो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, और हम बाकी के भी क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला, देखो कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है ना, कॉची इंटीग्रल फार्मूला या कॉची इंटीग्रल थ्योरम बोलता है, मगर हम रेसिड्यू से निकाल के भी, क्योंकि आंसर एक ही देगा, दोनों मेथड एक ही होता है। ठीक है, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला वो भी हम देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो सोल्यूशन, तो पहले हम क्या निकालेंगे, रेसिड्यूज थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है, रेसिड्यूज थ्योरम से निकालेंगे। हालांकि उसमें कॉची इंटीग्रल फार्मूला हमको कुछ डिस्क्रिप्टिव तो है ही नहीं, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला से आंसर निकालना है ना, ये तो ऑब्जेक्टिव है, और आप कॉची रेसिड्यूज थ्योरम लगा करके भी आंसर दे सकते हो। सबसे पहले पोल निकालेंगे, तो पोल आर गिवन बाय डिनोमिनेटर पार्ट को करो इक्वल टू 0, तो 3z माइनस आई इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू बन गया i/3। ठीक है, अब चेक करेंगे कि ये इसके अंदर में है क्या। ठीक है ना, इसके अंदर में क्या है, तो नाउ अब चेक करो, मॉड z इक्वल टू 1 क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 1। तो ये 1/3 है यहाँ पर, i मतलब अलोंग y एक्सिस होता है, याद रखो। ठीक है ना, अगर हम सर्कल उतारते हैं, सर्कल उतार सकते हैं बहुत आसान है इसका सर्कल, सेंटर क्या है 0 और रेडियस 1, तो ये जो i/3 कहीं यहाँ पर होगा i/3 है ना, i/3 i क्यों है, i है इसका मतलब अलोंग y एक्सिस। ठीक है ना, अगर i नहीं रहता तो अलोंग x एक्सिस आ जाता है 1/3। याद रखो i/3 का मतलब ही होता है 1/3 बट अलोंग y एक्सिस। ओके, तो अंदर आ गया ये। तो अगर ज़्यादा ही सिंपल है सर्कल तो ऐसा उतार लेने का, तो i/3 कहा जाएगा अलोंग y एक्सिस, क्योंकि i लिखा हुआ है, i मतलब इमेजनरी पार्ट दैट इज अलोंग इमेजनरी एक्सिस, दैट इज y इज द इमेजनरी एक्सिस, मतलब ये पोल अंदर में आ गया। तो मैं लिख रहा हूँ नाउ z इक्वल टू i/3 लाइज इनसाइड c, लाइज इनसाइड c मतलब ये आपका c है, मॉड z इक्वल टू 1। तो रेसिड्यूज निकाल लेते, तो ये भी पोल कैसा है, सिंपल पोल है ना, सिंपल पोल है ये। तो पहला फार्मूला लिखेंगे, तो रेसिड्यूज ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू i/3, तो लिमिट z टेंस टू i/3। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, i/3 मतलब a है आपका। ठीक है, ये क्या रहता है आपका a, फार्मूले के हिसाब से जो लिखते हैं ना अपन, लिमिट z टेंस टू a वैसा। फिर क्या लिखेंगे, z माइनस a दैट इज i/3, और f ऑफ z, और f ऑफ z क्या है आपका z³ माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3z माइनस i। ये समझ में आ गया। अच्छा, मैंने कहा था फैक्टर कैंसिल होना चाहिए,
अब आपका फैक्टर देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सीधा 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 कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ से निकालो 3 कॉमन, ऐसा 3 कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस आई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है क्या इसके पास में, नहीं है, तो वो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कैंसिल कर सकते हैं, होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये हो गया है। अब बचा क्या, जेड स्क्वायर माइनस 6/3, अब रख दो जेड इक्वल टू आई बाई 3, तो दैट इज इक्वल टू, ये 1/3 तो बाहर निकाल लो आप, 1/3 बाहर, और जेड के बदले में रखो आई बाई 3, तो आई बाई 3 का स्क्वायर -6 ये बार बच गया आपका। ठीक है ना, जेड टेंस टू आई बाई 3, इसको सॉल्व करो, देखते कितना रहा है, 1/3 आई का स्क्वायर माइनस सॉरी ये जेड क्यूब है, प्रॉब्लम को अच्छे से देखने का, जेड क्यूब है, राइट, जेड क्यूब, दिस इज जेड क्यूब। तो आई का क्यूब पहले निकालेंगे, आई का क्यूब क्या होता है, माइनस आई, तो हो जाएगा माइनस, और 1/3 क्यूब मतलब 1/27, और -6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो तो 1/3, अब ये कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो इसको, आई बाई 3 जो क्यूब है, आई का क्यूब अपना क्या होता है, -i, तो माइनस आई लिखेंगे यहाँ पर, -i, ठीक है, -i, इसको रहने दो ऐसे ही, या आप चाहे तो ऐसा सॉल्व करके रखो, सेपरेट कितना हो जाएगा, -i/81 एंड -6/3 मतलब 2, ऐसा भी आप लिख के रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि आंसर किस फॉर्म में है वो तुमको पता चलेगा, सॉल्व नहीं करना, इसको सेपरेट कर देने का, -i/81 एंड -2। अब चलो बाय कॉची रेसिड्यूज थ्योरम, तो इंटीग्रेशन ओवर सी जो भी क्वेश्चन रहेगा वो जैसा का वैसा लिखना है आपको, मतलब z³ -6/3z - i dz, तो क्या होता है 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, तो रेसिड्यूज तो एक च आया ये वाला, तो -i/81 -2, इसको सॉल्व कर लो, दिस इंटू दिस, ठीक है ना, दिस इंटू दिस, तो i इंटू आई स्क्वायर, देखो ये आई का हिसाब पर पहले करो, i इंटू आई स्क्वायर क्या था, माइनस प्लस, मतलब 2πi/81, 2π/81, और ये दिस इंटू दिस -4πi है, तो देखो आंसर किस में है, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, 2π/81 करके मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, ऐसा सेपरेट करके रखा है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में भी क्या है, सेपरेट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो इस टाइप से भी फटाक से आप सॉल्व करेंगे, तो कॉची रेसिड्यूज थ्योरम से ही निकाले हमने, जबकि वो पूछा था कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ज़बरदस्ती वो यूज़ नहीं करने, कोई भी एक टेक्निक याद करो। अब ये लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इफ f of z equal to c0 plus c1 z इनवर्स देन इंटीग्रेशन ओवर c1 प्लस f of z अपॉन z dz इज, ठीक है। अब यहाँ c क्या है ये दिया हुआ नहीं है, तो हम लेंगे वेयर, मैं ले लेता हूँ वेयर c इज मॉड z इक्वल टू 1, चलो ये ले लेते हैं, मॉड इक्वल टू 1, तो मॉड z इक्वल टू 1, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पोल, तो पोल आर गिवन बाय डिनोमिनेटर में, हाँ अभी नहीं लिख सकते, सबसे पहले तो एफ ऑफ जेड जो दे के रखा है ये रखना है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन है आई ओवर सी, उसका टोटल कैलकुलेशन पहले कितना आता है वो लिखना आवश्यक है, ठीक है ना। तो आप गलती करोगे, यहाँ पर एफ ऑफ जेड उसने अलग से दे के रखा है, ऐसा है करके c0 प्लस c1 जेड इनवर्स, ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने का। चलो यहाँ अब हम देखते हैं किस फॉर्म में जा रहा है, 1 प्लस एफ ऑफ जेड क्या आपका c0 प्लस c1 जेड इनवर्स बाई जेड डी जेड। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1 प्लस c0 और इसको लिखेंगे c1 बाई जेड इनवर्स को, ओके, अपॉन जेड डी जेड। फिर चेक करते हैं इंटीग्रेट और c, अब जेड से करो क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो हो जाएगा जेड प्लस c0 जेड
प्लस C1, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन क्या हो जाएगा Z² अपॉन Z² dz, ये इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो Z प्लस C0 Z प्लस C1, और आप निकालो पोल, तो पोल आर गिवन बाय डिनोमिनेटर पर क्या है Z², तो Z² इक्वल टू 0, मतलब Z इक्वल टू क्या हो गया 0, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया n इक्वल टू 2, और Z इक्वल टू 0 ये सर्कल के अंदर में है ही, मॉड Z इक्वल टू 1 मतलब सेंटर 0 और रेडियस 1, सेंटर 0 एंड रेडियस 1, तो ये जो Z इक्वल टू 0 ये आ गया इसके अंदर में, Z इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन, तो एरिया के अंदर में आ गया, तो इसके ऊपर तुमको रेसिड्यूज निकालना पड़ेगा, तो Z इक्वल टू 0 ये क्या हो जाएगा लाइज इनसाइड C, मतलब सर्कल मॉड Z इक्वल टू 1, तो जब ये अंदर आ गया पोल, तो इसके ऊपर क्या निकालेंगे रेसिड्यूज, जो पोल अंदर आता है उसी पे रेसिड्यूज निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालूंगा मैं रेसिड्यूज ऑफ f ऑफ Z एट Z इक्वल टू 0, मगर इसका ऑर्डर कितना है 2, ऑर्डर कितना है 2, तो ऑर्डर 2 वाला फार्मूला यहाँ लिखेंगे, लिमिट Z टेंस टू 0 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, जो तुम्हारा n रहता था n माइनस 1, n मतलब 2, और यहाँ रहता था dn माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1 d बाई dz, और यहाँ पर हम z माइनस a कितना है 0 स्क्वायर, और आपका f ऑफ z इंटू f ऑफ z, तो इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट z टेंस टू 0 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 जाएंगे अंदर में d बाई dz, और ये हो गया आपका Z² 0 मतलब 0, और f ऑफ z आपका कौन सा वाला, ये न्यू f ऑफ z, याद रखेंगे दिस इज होल f ऑफ z रेसिड्यूज में, तो वो क्या है आपका फिर ब्रैकेट में z प्लस C0z प्लस C1 अपॉन Z², फिर मैंने कहा था ये कैंसल होना ही चाहिए किसी भी हालत में, राइट, तो अब z टाइम्स 2 आपको 0 लिखना है, ठीक है, तो ये एक बार और देख लेते हैं C0 प्लस C1, ये अपना सही है क्या, ओके C1, तो अब z इक्वल टू क्या रखो 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या मिला C1, क्या मिला C1, तो आंसर जो है, चलो पहले सॉरी अपन ने फिर से मिस्टेक कर रहे हैं, जो बचा हुआ है उसकी डेरिवेटिव बाकी है, इसलिए अंदर से पहले ये जब तक सॉल्व नहीं होगा पूरा तब तक लिमिट नहीं रख रहा, अभी देखो मैंने गलती किया था, यहाँ z इक्वल टू 0 रखने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये डिफ्रेंशिएट पहले होगा, ठीक है, पहले अंदर का सॉल्व होगा, उसके बाद ये बाहर सबसे लास्ट, तो इसकी डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस C0 और C1 की 0, अब 1 प्लस C0 में कोई z है ही नहीं, तो हम टेंस टू 0 नहीं करेंगे, तो 1 प्लस C0, एंड देयरफॉर बाय रेसिड्यूज थ्योरम इंटीग्रल ओवर C, जो भी आपका पहला क्वेश्चन था ये मेन वाला, ठीक है, वही उठा के यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस f ऑफ z बाई z dz इक्वल टू 2 पाई i इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, और आपका रेसिड्यूज क्या है 1 अपॉन 1 प्लस C0, तो कौन से इसमें ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन, तो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट 2 पाई i 1 प्लस C0, तो पहले तो आप f ऑफ z यहाँ रखेंगे, f ऑफ z रखने के बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस टाइप से आएगा आपका मेन प्रॉब्लम, और फिर पोल आपका z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 पोल है, ऑर्डर इसका 2 है, और ये पोल इनसाइड मॉड z इक्वल टू 1 मतलब सर्कल के अंदर में है, तो उस पर हमने रेसिड्यूज निकाला, फार्मूला नंबर 2, जो पोल जो है वो सिंपल पोल नहीं है, तो ये फार्मूला ऑर्डर 2 या 2 से भी ज़्यादा, यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इस टाइप से इसको हमने सॉल्व किया है, तो इसको भी आप उतार लो, हम बाकी के क्वेश्चन और भी हम देखेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था लास्ट वाला, और आपको मैंने टेक्निक बताया कि पोल कैसे अंदर बाहर करना है विदाउट ड्राइंग द डायग्राम, ओके इस टाइप से, ओके थैंक यू।